Assalamu alaikum. Dear viewers, this is Ghulam Ahmad Khan and you are watching Learn with Khan YouTube channel. In this video lecture, we will talk about what is dictatorship, what are some other synonymous words that are used for this form of government. We will also cast a glance in the history to find out either this form of government has been exercised by some people, the rise of modern dictatorships, what are some kinds of dictatorship, main features of dictatorship, and later on we will talk about what are the advantages and disadvantages of this form of government. ये जो डिक्टेटरशिप है ये आज का कंसेप्ट नहीं है, ये बहुत पुराना कंसेप्ट है। डिक्टेटरशिप की अगर हम हिस्ट्री को देखें तो डिक्टेटरशिप्स रोम में और इसके अलावा ग्रीक्स में भी मौजूद रही हैं। ग्रीक्स थे वो डिक्टेटरशिप को, इस आमरीत को टायरनी का नाम देते थे, लेकिन जो रोमन्स थे वो इसको डिक्टेटरशिप का नाम देते थे। इसके साथ अगली बात ये है कि जो ग्रीक्स थे उनमें जो टायरेंट रूलर होता था ताकत के ज़ोर पर हुकूमत के ऊपर कब्ज़ा कर लेता था, लेकिन जो रोमन्स थे उसमें जो टायरेंट था, जो ऑटोक्रेट था, जो डिक्टेटर होता था वो एक कॉन्स्टिट्यूशनली आप कह सकते हैं कि वो लॉफुल तरीके से आता था और वो किसी क्राइसिस के दौरान आता था और उसकी जो मुद्दत हुकूमत है वो 7 साल से ज़्यादा नहीं होती थी। थोड़ा इलस्ट्रेट करना भी ज़रूरी है कि आखिर डिक्टेटरशिप कहते किसको हैं, आमरीत किसको कहते हैं। डियर व्यूअर्स, आमरीत इस किस्म की गवर्नमेंट को कहते हैं जिसमें एक शख्स ही ताकत के ऊपर ज़बरदस्ती और डंडे के ज़ोर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लेता है। और कभी कभी ये होता है कि वो अकेला होता है, कभी कभी ये भी होता है कि वो अपनी पार्टी के 2-3 बंदों को साथ में मिला लेता है और उनके साथ पावर शेयरिंग कर लेता है, या पार्टी से बाहर भी 2 बंदों को साथ मिला सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि वो पहल तो 2-3 बंदों को साथ मिलाकर उस हुकूमत का आगाज़ करता है, लेकिन बाद ये होता है कि वो जो 2-3 बंदे होते हैं जो उसके साथ मौजूद थे, जो उसको एम्पावर कर रहे थे, जो उसको बैक कर रहे थे, बाद उनको भी वो रास्ते से हटाकर खुद कब्ज़ा कर लेता है। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि जो मॉडर्न डिक्टेटरशिप्स हैं इनका आगाज़ कब से होता है। डियर व्यूअर्स, मैं पहले बता चुका हूँ कि जो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो ऑटोक्रेसी है इसका आगाज़ तो बहुत पहले हो चुका था, जैसे हमने बात की ग्रीक्स में या रोमन्स में इस किस्म की गवर्नमेंट पाई जाती थी। लेकिन अगर मॉडर्न की बात करते हैं तो मॉडर्न डिक्टेटरशिप्स का अचानक से जो आगाज़ होता है वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान होता है। जैसे हम देखते हैं कि 17 में रशिया में जो है वो डिक्टेटरशिप आ गई और उसके साथ हम 1921 में देखते हैं कि कमाल अतातुर्क ने जो आजकल तुर्की है उसके ऊपर जो है उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और डिक्टेटर के तौर पर हुकूमत को संभाल लिया। साथ ही हम मुसोलिनी को देखते हैं या उसके साथ हम हिटलर को देख सकते हैं जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से, अग्रेसिव रवैयों की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 भी हुई, हम सबको पता है। लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ डिक्टेटरशिप। अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो 3 टाइप्स में इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप, अनदर इज़ कॉल्ड नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप एंड थर्ड वन इज़ कॉल्ड फासिस्ट डिक्टेटरशिप। अगर हम कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप की मिसाल देना चाहें तो 1917 में जो डिक्टेटरशिप कायम हुई थी रशिया में, उसकी हम मिसाल दे सकते हैं। अगर हम नेशनलिस्ट डिक्टेटरशिप की बात करें तो वो 1921 में जो कमाल अतातुर्क ने जो डिक्टेटरशिप कायम की थी तुर्की। अगर हम फासिस्ट डिक्टेटरशिप की बात करें तो उसकी एग्जाम्पल हम हिटलर दे सकते हैं जिसने जर्मनी में अपनी डिक्टेटरशिप कायम की। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर मेन फीचर्स ऑफ डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप के फीचर्स की बात करें तो फर्स्ट फीचर इज़ इट इज़ अ क्राइसिस प्रोडक्ट। मतलब क्या है, ये जो डिक्टेटरशिप है ये क्राइसिस प्रोडक्ट होती है, क्राइसिस के दौरान आती है। मतलब क्या है, जब क्राइसिस किसी मुल्क में होता है वो पॉलिटिकल क्राइसिस हो सकता है, वो सोशल क्राइसिस हो सकता है, इकोनॉमिक क्राइसिस हो सकता है। जब भी किसी कंट्री में, जब भी किसी स्टेट में कोई क्राइसिस होगा तो उस क्राइसिस के दौरान जो ऑटोक्रेट रूलर होगा, जो डिक्टेटर होगा, वो क्या करेगा, वो ताकत के ज़ोर पर आकर उस मुल्क के ऊपर कब्जा कर लेगा। अनदर फीचर इज़ आर्बिट्रेरी एक्सरसाइज ऑफ पावर। मतलब है कि जो डिक्टेटर है वो पावर के ज़ोर पर, वो ताकत के ज़ोर पर, वो डंडे के ज़ोर पर आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो किसी को साथ मिला के आता है, वो जो साथ मिलाने वाला होता है यानी जो इसको वो साथ मिला सकता है वो उसकी पार्टी का बंदा भी हो सकता है, पार्टी से बाहर का भी हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो उसके साथ भी पावर शेयर कर सकता है जिसने उसकी मदद की थी हुकूमत के कायम करने में, हुकूमत को छीनने में, हुकूमत के ऊपर कब्जा करने में। अनदर फीचर ऑफ डिक्टेटरशिप इज़ एग्रेसिव एंड डायनामिक मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग। के डिक्टेटरशिप में यानी जो डिक्टेटर की हुकूमत होती है वो अग्रेसिवली डिसीजन मेकिंग करती है, इम्प्लीमेंट भी अग्रेसिवली करती है, बड़े ज़ोरदार तरीके से करती है, डंडे के ज़ोर पर, और उस कानून साजी को डंडे के ज़ोर पर इम्प्लीमेंट भी करवाती है। और यही वजह है डेमोक्रेसी में और डिक्टेटरशिप में कि डेमोक्रेसी जो वो सही तरह जो है वो डिलीवर नहीं कर पाती और जो डिक्टेटरशिप है वो कामयाब रहती है। उसकी वजह एक ही है, वो है एग्रेशन, जो एक डिक्टेटर ज़ाहिर करता है या एक डिक्टेटर की जो गवर्नमेंट होती है वो ज़ाहिर करती है उस कानून को बनाने में या उस कानून को इम्प्लीमेंट करने में।
Another feature of dictatorship is despotic method of social and political control. जो political parties होती हैं, जो political leaders होते हैं, या जो society होती है, उसको बहुत ही aggressively suppress किया जाता है, और society में मौजूद जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जैसे प्रेस है, मीडिया है, या जो आवाज़ उठाने वाले एक्टिविस्ट होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको निहायत ही बुरे तरीके से aggressively उनको suppress किया जाता है ताकि उस डिक्टेटर की पॉलिसीज़ को, उस डिक्टेटर की गवर्नमेंट को कोई चैलेंज ना कर सके। Another feature is abolition of constitution एंड लीगल बेसिस। डिक्टेटर है वो जब भी पावर में आएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन को या तो रेवोकेट कर देगा, उसकी रेवोकेशन कर देगा, ख़त्म कर देगा, या ये भी हो सकता है कि वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को या सम लीगल बेस इल्तवा में डाल देगा और अपना ही एक किस्म का जो आर्जी उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, या आप कह सकते हैं कि जो उसके ऑर्डिनेंसेज हैं उनके सारे से अपनी हुकूमत को चलाता है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन को और किसी तरह भी खातिर में नहीं लाता, बल्कि जो उस कॉन्स्टिट्यूशन में मौजूद जो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स होते हैं, ह्यूमन राइट्स जो होते हैं, उनको इन्फ्रेंच करता है, उनको ख़त्म कर देता है। ज़िमन में हम पाकिस्तान की बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 1956 में आफ्टर 9 ईयर हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और बाद ही उसको ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें एक सिविल गवर्नमेंट हमें दिया था उसको बेस में डाल दिया जाता है। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर डिफेक्ट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। फर्स्ट इज स्टेट एज द एंड एंड द इंडिविजुअल्स एज द मीन्स। इसका ये मतलब है कि जो स्टेट है, जो रियासत है, उसको फ़ौक़ियत दी जाती है। वो अलग बात है कि वो नाम की अहमियत होती है और एक नारा लगाया जाता है कि रियासत पहले। ये बात सच है कि वो जो डिक्टेटर होता है उसके अपने मफादात होते हैं कि वो इस बात को डिक्लेयर कर दे कि रियासत अहम है और जो सोसाइटी है, जो इंडिविजुअल्स हैं वो ज़्यादा अहम नहीं है। रियासत के बचाने के नाम पर, रियासत की फ़ौक़ियत के नाम पर जो सिविल सोसाइटी है या जो इंडिविजुअल्स होते हैं किसी भी सोसाइटी के, उनको कुर्बानी का बकरा बना दिया जाता है। अनदर डिफेक्ट ऑफ डिक्टेटरशिप इज़ कि इट इज़ बेस्ड ऑन फाशिज्म, इट इज़ बेस्ड ऑन फोर्स, ऑन अग्रेसिव यूज़ ऑफ पावर। कि जो डिक्टेटरशिप है उसमें ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जाता है उस रियासत के लोगों के खिलाफ। अनदर डिफेक्ट इज़ इट लीड्स टू अपैथी इन पब्लिक लाइफ। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जो डिक्टेटर होता है, जो आमर होता है, वो अपने अंदाज़ से हुकूमत चलाता है, वो आवाम को सप्रेस करता है, वो सिविल सोसाइटी को सप्रेस करता है। तो वो चूँकि लोग उस हुकूमत का हिस्सा नहीं होते, लोगों ने उसको वोट ही नहीं दिया होता, तो जब वो हुकूमत करता है तो लोगों के दिल के अंदर उसके लिए एक तो नफ़रत पैदा हो जाती है। दूसरी बात ये है कि लोगों के दिल में एक सर्द मोरी पैदा हो जाती है कि जिस बंदे को हमने वोट ही नहीं दिया वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है, तो इस लिहाज से वो हुकूमत में इंटरेस्ट लेना बंद कर देते हैं। अनदर डिफेक्ट ऑफ डिक्टेटरशिप इज़ इट लीड्स टू वार एंड एग्रेशन। आपने देखा होगा कि जो डिक्टेटरशिप फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या जो ऑटोक्रेसी है, या आप कह सकते हैं कि जो टोटलिटेरियनिज्म है, ये हमेशा जो है वो जंग की तरफ मुल्कों को लेके जाती है। इस ज़माने में हम हिटलर को देख सकते हैं। फाइनली ये डिक्टेटरशिप इज़ नॉट परमानेंट इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो डिक्टेटरशिप है उसने हमेशा नहीं रहना होता, क्योंकि किसी रियासत में लोग रह रहे होते हैं तो लोग हमेशा चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में या हुकूमत की इलेक्शन में, हुकूमत के इलेक्ट करने में या अपने नुमाइंदे इलेक्ट करने में लोगों की हमेशा से ख्वाहिश होती है कि वो अपने हिसाब से, अपने ज़हन के मुताबिक, अपने ज़मीर के मुताबिक अपने नुमाइंदे असम्बली में भेजें। जो डिक्टेटर होता है वो तो इलेक्टेड ही नहीं होता, इस लिहाज से लोग चाहते हैं कि हमेशा ही डेमोक्रेसी, या आप कह सकते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट उनके ऊपर जो है अपनी पावर को एक्सरसाइज करें। आखिरकार हमें सिविल गवर्नमेंट की तरफ जाना ही होता है, तो चूँकि ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, इस वजह से डिक्टेटरशिप को नहीं अपनाया जाना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर मेरिट्स ऑफ डिक्टेटरशिप। There are two merits of dictatorship. First is it leads to strong government. जो डिक्टेटर होता है उसने डंडे के ज़ोर पर सारा कुछ करना होता है, तो जो डिक्टेटर की जो गवर्नमेंट होती है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो बड़ी प्रॉम्प्ट एक्शन लेती है। इस वजह से जो आप कह सकते हैं जो सर्विस डिलीवरी है वो बेहतर हो जाती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक डिक्टेटरशिप का एक फ़ायदा है, एक एडवांटेज है। अनदर इज़ बेटर सर्विस डिलीवरी एंड गुड एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हम बात कर चुके हुए हैं इसके ऊपर कि जो डिक्टेटर होता है चूँकि वो ताकत के ज़ोर पर आता है और ताकत के ज़ोर पर ही हुकूमत करता है, और उसको पता होता है कि चूंकि मैं इलेक्टेड नहीं हूं, मुझे काम करना है, मुझे डिलीवर करना है, तो इस वजह से वो अच्छे से डिलीवर कर सकता है, या उसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से, डेमोक्रेसी के मुकाबले में बेहतर होती है। इफ़ यू हैव सम क्वेरीज एंड क्वेश्चन, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, एंड आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज लाइक, शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।